Hello students, in the previous video we had started your chapter The Old Clock Shop from the book A Pact with the Sun, and we had read that two strangers had come in the shop of Mr. Ray, and Mr. Ray was a deaf man who was not able to hear. So he communicates by writing on a notepad with the help of a pencil, and he was communicating with his customers in the same way. So what happened next? Let's read. बच्चों, पिछले हमने जो पार्ट पढ़ा था चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था कि दो लोग मिस्टर रे की शॉप में आते हैं, और क्योंकि मिस्टर रे जो हैं वो बहरे हैं, तो वो कम्युनिकेशन के लिए अपना मैसेज जो है वो लिख कर कन्वे करते हैं। तो जब वो उन दो जो कस्टमर्स हैं, जिनमें से एक 20-22 साल का है और एक 50 के आसपास का है, जब उन्हें ये पता लगता है कि वो सुन नहीं सकते, तो आपस में वो कुछ बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। अब आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। रे नोज़ दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। मिस्टर रे ये जानते हैं कि जो आने वाले जो विजिटर हैं, जो उनकी शॉप में आए हैं, दे आर इन नीड, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, यानी कि वो नीडी हैं। ठीक है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी। तो वो उनकी एक पुरानी जो घड़ी है उसके बदले में उन्हें अच्छा पैसा देते हैं, ये सोचकर कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। हालांकि उस घड़ी की कीमत जो है इतनी नहीं है जितनी वो उन्हें देते हैं। ओके। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मेरी क्रिसमस। तो जो ये शांति का और अच्छाई का जो मैसेज है, संदेश है, वो दूर दूर तक फैलता है जब उनकी घड़ियाँ जो हैं वो मैरी क्रिसमस, जो बेल है, चाइम है, चाइम होता है म्यूज़िकल संगीत, है ना, म्यूज़िक से भरा हुआ एक गाना, जैसे हम लकी चाइम बोलते हैं, है ना। तो जो घड़ियों में जो साउंड बजता है दैट इज़ मैरी क्रिसमस। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने शांति और अच्छाई के लिए क्या किया, उन लोगों की हेल्प की। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका अगला पार्ट। आप भी बुक्स खोलें और पेंसिल हाथ में रखें, और जैसे आपको बोला है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलें और उनके मीनिंग्स भी नोट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। टिक्ड ऑन मतलब जो टिक टिक की आवाज़ आती है घड़ियों में, तो घड़ियाँ टिक टिक कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे ने शांत रहते हुए, कामली मतलब यहाँ पे एल साइलेंट है, तो इट्स कामली, काम मतलब शांत रहते हुए, उन्होंने अपना गुस्सा शो नहीं किया। उन्होंने एक और मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। क्या आप यहाँ, क्लॉक होती है जो हम दीवार पर लगाते हैं, और वॉच हम घड़ी जो हम हाथ पर पहनते हैं। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप कोई अपनी घड़ी या मतलब जो वॉच है हाथ पर पहनने वाली या दीवार पर लगने वाली जो घड़ी है वो लेने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स। फिर उन्होंने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा था लोन, कि अगर कुछ उधार चाहिए। ठीक है। और उसमें घड़ियाँ जो थी, हैंगिंग क्लॉक्स, हैंगिंग होती है लटकने वाली जो दीवार घड़ियाँ होती हैं, एंड पॉकेट वॉचेस, और उनमें पॉकेट वॉचेस मतलब जो हम जेब में रखते हैं घड़ी, वो उनमें टंगी हुई थी, और उस पर लिखा था लोन, यानी उधार अगर आपने लेना है तो इधर से ले सकते हैं। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। पॉन ब्रोकर होता है बच्चों जो उधार पर, मतलब जैसे सूद पर पैसा देना या लोगों को मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा देना, वो वैसा नहीं था। ही वॉज़ नॉट ए पॉन ब्रोकर। ठीक है। मतलब लोगों को, वो सूदखोर नहीं था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो लोगों को लूटने वालों में से नहीं था। पर उसी एट द सेम टाइम, पर वो क्या था, ही कुडंट से नो टू द नीडी पीपल who placed their old watches or clocks before him for anything they could get।
पर साथ ही साथ वो लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, नीडी पीपल होते हैं जिनको आवश्यकता हो, जिन्हें पैसे की आवश्यकता हो, तो वो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मना भी नहीं कर पाते थे, जो कि अपनी पुरानी घड़ियाँ या पुरानी दीवार घड़ियाँ जो थी उनके सामने रखते थे, और जो कुछ वो उन्हें देते वो उनको ले लेते थे लोग। तो वो उनकी हेल्प किया करते थे इस तरह से। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, जितना उन्हें उधार देना चाहिए था उससे ज़्यादा वो देते थे। यानी अगर घड़ी की कीमत कम भी थी तो भी वो उनको उतना पैसा देते थे लोगों को जितने की उनको आवश्यकता होती थी। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। और जब मालिक, घड़ी के मालिक चाहते, वो उनसे वापस उन्हें अपनी घड़ियाँ ले लेते थे और उसी कीमत पर लेते थे जिस कीमत पर उन्होंने लोन उनसे लिया होता था। मतलब उसके बदले में वो उनसे कोई इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं लेते थे। या अगर उन्होंने उस घड़ी के बदले मिस्टर रे ने उन्हें 100 रुपये दिए हैं तो वो 100 रुपये वापस देकर अपनी घड़ी ले सकते थे। ऐसा नहीं था कि 100 के बदले उन्हें 150 देने पड़ेंगे या 200 देने पड़ेंगे, ऐसा वो नहीं करते थे। इसीलिए कहा है कि ही वाज नॉट ए पॉन ब्रोकर, यानी वो सूदखोर टाइप या महाजन जैसे होते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, 100 के बदले वो 500 लेते हैं, इस तरह के वो नहीं थे। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। तो ये बात जब फिर उसने, जो बड़ा आदमी था, जब उसे लगा कि थोड़ा ठीक है, तो ही सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, तब वो थोड़ा ईजी फील करने लगा, मतलब जो घबराहट थी वो थोड़ी कम हो गई। फिर उसने अपना हाथ अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और जल्दी से जो उन्होंने वॉच पहन रखी थी अपनी कलाई पर, उसकी तरफ देखा और पूछा, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? द मैन रोट। पूछा नहीं, लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मिस्टर रे जो हैं वो बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस आदमी ने उनके नोटपैड पर लिखा कि मुझे इसके बदले तुम कितना दे सकते हो। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। तो रे ने नोटिस किया, उसकी जो आंखें थी उनमें थोड़ी शर्मिंदगी थी, थोड़ी शर्म थी जो उसकी तरफ को देख रही थी, मतलब उसे शर्म आ रही थी। फिर भी उसने पूछा। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। जो घड़ी थी वो कोई बहुत स्पेशल घड़ी नहीं थी, पर फिर भी इट हैड ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स मतलब उसमें बहुत शक्ति थी। किस चीज़ की शक्ति थी? उसने, मतलब उसकी मदद से वो मिस्टर रे जो हैं उन आदमियों को बुरा काम करने से रोक पाएंगे। तो ये उसकी पावर थी घड़ी की। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके बदले वो कुछ लोगों को बुरी स्थिति से बाहर निकलने में हेल्प कर रहे थे। एक रास्ता था ये। अगर मतलब वो ऐसी उनकी हेल्प नहीं करते तो शायद वो दोनों व्यक्ति उस मिस्टर रे की दुकान को लूट लेते या मिस्टर रे को कोई नुकसान पहुंचाते, तो वो कुछ बुरा करने वाले थे, है ना। लेकिन उस घड़ी की, उसमें इतनी पावर थी, उसको वो बेचेंगे या उसको वो उधार वहाँ पे रखेंगे, उसके बदले गिरवी रख के पैसा लेंगे, तो वो बुरा काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि उस घड़ी के अंदर कुछ स्पेशल पावर थी जिसने उन्हें उस बुरी स्थिति में जाने से बचाने का एक रास्ता निकालना था, है ना। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" अब ये जानकर वो मिस्टर रे की अनुभवी आंखों ने ये पढ़ लिया था कि वो किसी ज़रूरत की वजह से यहाँ आए हैं, है ना। तो जब ये उनको ये पता लग गया कि इस व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो थोड़ी बड़ी है ना, इसी वजह से वो इस दुकान में आए हैं, टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। ये जानकर कि उन्हें उनकी जो आवश्यकता है वो ज़्यादा है, रे ने पूछा, तुम्हें कितनी ज़रूरत है? हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? इसके बदले तुम्हें कितनी आवश्यकता है, तुम कितना चाहते हो? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट्स वर्थ। तो वापसी में उन्होंने नोट पैड पर लिखा, जो भी इसकी कीमत है वो दे दीजिए।
रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट ऑन टू द मैन्स हैंड। तो रे ने अपना कैश बॉक्स, रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स मतलब वो अपने कैश बॉक्स तक गए जहाँ वो पैसा रखते हैं, वहाँ से $50 का एक नोट निकाला और उस आदमी के हाथ पर रख दिया। As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank you. जब उन्होंने हाथ मिलाया, ठीक है, when as they shook hands, shook hand होता है shake hand का सेकेंड फॉर्म है shook, हाथ मिलाया जब उन्होंने आपस में, तो रे ने जब उस आदमी की आंखों में देखा, मानो वो आंखें, they seemed to say, they मतलब उनकी आंखें, उस आदमी की आंखें ऐसा मानो कह रही हूँ थैंक यू, धन्यवाद कह रही हूँ जैसे। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों जानते थे कि घड़ी जो थी उसकी कीमत इतनी नहीं थी, $50 नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। बिफोर टर्निंग टू लीव मतलब मुड़ने से पहले, जाने के लिए मुड़ना था, उससे पहले उस आदमी ने लिखा मैं वापस आऊँगा इसे लेने के लिए जितना जल्दी हो सके, मेरी क्रिसमस। ठीक है। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। तो ये छोटी सी जो कहानी थी उनकी, हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, आधे घंटे में ये सारी घटनाएं हो गई और जो घड़ियाँ थी वो एक साथ फिर स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, सब एक ही समय पर इकट्ठा बजने लगी। द टाइम पीसेस which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them। जो टाइम पीस उन्होंने रखे हैं, जो कि अभी तक सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, which had been looking on silently all the while, जो अभी तक शांत होकर सब मानो देख रहे थे, वो भी एकदम से बजने लगे। rang out the time with such feeling, और ऐसी फीलिंग मानो मिस्टर रे को भी ऐसे मानो सोच रहे हों कि जैसे वो उन्हें सुन सकते हों। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप, उनका मधुर जो संगीत में संदेश था उसमें एक आशा भरी हुई थी। द टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ड बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो अभी वो तीनों आदमी वहीं पर हैं। टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, और वो जो घड़ियाँ स्ट्राइक कर रही हैं वो कौन सा म्यूज़िक बजा रही हैं, ये वाला गाना जिसमें पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, धरती पर शांति रहे, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, सबके प्रति, सब मतलब सब में एक दूसरे के प्रति अच्छाई रहे। ये गाने की जो उसका जो म्यूज़िक था, इट वाज फेल्ट बाय द 3 men, वो तीनों लोग जो थे उस गाने को, उसके मीनिंग को महसूस कर रहे थे, जो कि उस पुरानी घड़ियों की दुकान में खड़े थे। यानी कि मिस्टर रे ने उनको हेल्प की। कैसे हेल्प की? उन्हें बुरा आदमी बनने से रोक लिया। ठीक है, तो बच्चों ये था चैप्टर, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप इसको खुद पढ़ें, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखें, बार बार इसकी रीडिंग करें, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।